अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मुल्क की माशी सूरत हाल है। इसके अलावा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में जो है अपना जो है पैसा वहाँ से इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है पाकिस्तान में उसका भी जो है पिछली गवर्नमेंट ने उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो है ज़ामन वो थी और इस गवर्नमेंट ने भी कोशिश की कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनके हकूक़ दें। जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन थी उसके ज़रिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको उनका हक दिलाने की कोशिश की गई, पर जब गवर्नमेंट आई उन्होंने जब ये है उस पे आइन में ये जब असम्बली में तो इसकी वो उन्होंने कहा कि वोटिंग जो है ई वोटिंग मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन इससे वो इलेक्शन नहीं हो सकते। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं और आइंदा अगर इसके बाद जो इलेक्शन आएंगे हो सकता है कि उसी पे इलेक्शन हो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन पर। तो नाज़रीन, इसी पे आप बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मलक ज़हीर अवान साहब, चेयरमैन अवामी राब्ता कौंसिल इस्लामाबाद, चेयरमैन अवान इत्तेहाद इस्लामाबाद, समाजी और सियासी शख्सियत हल्का NA 54 इस्लामाबाद, और इसके अलावा भी MNA का इलेक्शन भी इंशाल्लाह ये लड़ेंगे। तो मलक ज़हीर अवान सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अभी जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, क्या आप समझते हैं कि इसको जो गवर्नमेंट अभी आई इन्होंने बहुत से ऐसे वादे किए थे कि हम मुल्क को एक अच्छी डग पे लेकर जाएंगे। अभी जो गवर्नमेंट है इनको कोई ऐसा पता नहीं है, ये तजर्बा करनी। अब जो लोग हैं वो अपने फार्मूला वो तो अरसा दराज से सियासत में मौजूद हैं। अब ऐसी क्या वजह होगी, महंगाई की लहर, इसके अलावा और भी बहुत से टैक्स लगा दिए गए, इस पे आप क्या कहते हैं? जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रिजवान वट्टू साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में दो किया और बोलने का मौका फराहम किया। देखें, मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये एक आपको पता है इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के ज़रिए मार्ज़ वजूद में आई और मदाखलत जो हुई आपको पता है, इन्होंने ये लोटे थे बिके और फिर उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को जो पाकिस्तान के अंदर खान साहब की क़यादत में वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस मुल्क का निज़ाम चला रहे थे। और ये जो इस मुल्क के गद्दार हैं इन्होंने इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलकर इस मुल्क का जो सत्यानाश किया और उसकी सूरत हाल आपके सामने है कि माशी तौर पर पाकिस्तान जिस स्टेज पे आ चुका है, ये इन मौजूदा हुक्मराना का वो जो इनकी हुक्मरानी है ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको जो हुकूमत पे बिठाया जाए, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमारा नारा था कि ये इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है ना मंजूर है। ये जिस तरीके से इन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को कराया वो आपने देखा कि इसमें अमरीकी जो प्लानिंग थी, अमरीकी लोग इसमें मुलव्वस थे और यहाँ से इन्होंने ख़रीदा लोगों को और एक बेहतरीन हुकूमत जो खान साहब कर रहे थे इस मुल्क पर और बेहतरीन माशी पर जो उनकी मनसूबाबंदी थी उस पर अमल हो रहा था। तो वो आपने देखा कि वो किस तरीके से उन्होंने किया और फिर अभी जो इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया और आप देख रहे हैं कि इसमें जो इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा मलक ज़हीर अवान साहब, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हुकूमत का कहना यह है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उन्होंने कोरोना की जो सूरत हाल थी उसमें रिलीफ हर मुल्क को दिया गया, उसमें देर पर लॉन्ग टाइम पॉलिसी के लिए जो एग्रीमेंट है दूसरे मुल्कों के साथ वो नहीं किए गए। इस वजह से ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और जो पॉलिसी के तहत हर मंथ जो 5 से या 8 रुपये पेट्रोल बढ़ना था पर उन्होंने पेट्रोल नहीं बढ़ाया। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखें नहीं, इसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि देखें पिछले दिनों आपको पता है कि FATF का जब इजलास हुआ तो उसमें इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट निकालने का जब वादा किया जी कि पाकिस्तान ने वो तमाम पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं, उस पर तो इन्होंने बड़े नारे लगाए, मौजूदा हुकूमत ने जी हमने कर दिया। हालांकि वो तो पिछली दौरे हुकूमत में जो खान साहब की गवर्नमेंट थी उसके अंदर वो सारी उनकी रिपोर्ट मौजूद है कि उसमें तो उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा अच्छा हुआ, खुद क्रेडिट ले रहे हैं। और जब महंगाई की बात आती है तो कहते हैं जी खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। इनकी देखें, इनकी जो डबल पॉलिसी है वो आपके सामने है। उधर तो ये अपने नंबर बना रहे हैं और यहाँ पर ये महंगाई के वाले से कहते हैं जी खान साहब ने कर। देखे ना, खान साहब की जो पॉलिसी थी उसमें पेट्रोल उन्होंने बढ़ाया फिर कम किया। अभी इन्होंने सिर्फ एक महीने में मतलब उसमें अगर देखें तो 90 रुपये इन्होंने, जो पहले 150 था अभी 234 हो गया, तकरीबन ये 80% जो 80 रुपीज़ इन्होंने विद इन 1 मंथ बढ़ाया है।
और उसमें अब ये सारी पिछली गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए उसमें अगर इसको हम देखें भुट्टो साहब के जो कर्ज़े हैं, मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो कर्ज़े हैं वो कब शुरू हुए, पाकिस्तान के जो कर्ज़े आप IMF के मकरूज़ कब शुरू हुए। खान साहब को तो हुकूमत में आए हुए 3 साल हुए, ये पिछले 70 सालों का जो गंद है, जो पिछले इनके नवाज दौर गुजरा, जरदारी दौर गुजरा, बेनज़ीर दौर था, भुट्टो दौर था, ज़िया दौर था, ये तो वो कर्जे हैं जो इनकी दौरे हुकूमत में लिए गए थे। अच्छा मलक ज़हीर रवान साहब, जो गवर्नमेंट का कहना है कि जो कर्जे हमने लिए और उससे ज़्यादा उन्होंने 3 साल में ले लिए, इस पे आप क्या कहते हैं? देखें ना सर, बात यह है कि मैं इस पे 2 चीज़ें बड़ी वाज़ह हैं कि देखें, जो कर्ज़ा जब आप लेते हैं, किसी से भी कर्ज़ा लेते हैं, अगर आप एक छोटी सी दुकान है, मैं अक्सर कहता हूँ छोटी सी दुकान है, अगर वो मकरूज़ चल रही है, आपने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, अब वो जो कर्ज़ा आप वापस करते हैं तो विद इंटरेस्ट वापस करते हैं, सूद के साथ वापस करते हैं। अब जब सूद लग के आएगा तो जब वापस करेंगे तो लाजमी बात है कि फिर उस पर वो जब 1 रुपये आपने लिया तो आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे। अब मैंने शुरू में कहा कि ये पैसे जो कर्ज़ा शुरू हुआ किस दौर में हुआ, क्या 2018 में ये कर्ज़े लेने शुरू हुए? खान साहब तो देखिए ना मजबूर थे, खान साहब तो शुरू में इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि जो कर्ज़ा ना लिया जाए बल्कि मुल्क को अपने पाँव में खड़ा करें। खुद मुख्तारी जो होती है, खुददारी जो होती है, वही है कि हम कर्ज़ा जब किसी से आप लेते हैं, जब किसी से भीख मांगते हैं तो आपका स्टेटस नहीं रहता। तो उसमें ये जो जितने कर्जे थे, ये पिछली जो 50 सालों का 70 सालों में जो कर्जे लिए गए थे, उन्हीं का वो असर है कि अभी तक वो निज़ाम चल रहा है और कोई भी हुकूमत अभी इसमें कामयाब नहीं हुई। और देखें, जो मुल्क की माशी सूरत हाल का जो हल है वो ये है कि एक तो जो कर्जे लिए थे उनको हम किसी न किसी तरीके से ख़त्म करें, क्योंकि जो जो टाइम बढ़ रहा है, आप कर्जे जब लेते हैं, जब फिर नई किस्त आती है, फिर विद इंटरेस्ट आप उनको वापस करते हैं। तो जी सर। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ मलक ज़हीर रवान साहब, जिस तरह हम ग्रे लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो है ताजर बरादरी जो कहते हैं रियल स्टेट इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, और प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि रियल स्टेट इंडस्ट्री की वजह से ये ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए नहीं, पिछले दौरे को मद में देखें, 18 से लेकर जो अभी ग्रे लिस्ट के हवाले से हमने बात की, FAT की जो रिपोर्ट है जी, उसमें 18 से लेकर जो 22 तक जो खान साहब का दौरे हुकूमत था, उसके अंदर बड़ा रिलीफ दिया गया जो रियल इस्टेट के लोगों को। देखिए महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई और लोग बड़े मतलब खुशहाल थे। अब उसमें बिल्कुल जो आप कह रहे हैं जी कि रियल इस्टेट का बड़ा किरदार था। जी। देखिए ना, अब ग्रे लिस्ट निकलना इतना आसान नहीं था कि मतलब आप कहें जी कि मतलब ये घर बैठ के वो हो जाए। ये एक पॉलिसी थी जो 3 सालों पे खान साहब ने उसमें बड़ा वर्क किया, उनकी टीम को हम बर्बाद पेश करते हैं, उन्होंने इसमें बड़ा वर्क करके और पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेज से बाहर निकाला कि जो जिस पे मतलब अगर आम शहरी तो नहीं समझ सकता, जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल मराइल से पाकिस्तान को निकाला। और जो रियल इस्टेट के लोग थे उनका बड़ा किरदार था, उन्होंने बड़ा तावन किया। और इसमें देखें ग्रे लिस्ट में निकालने के लिए बहुत से इदारे भी इसमें शामिल थे, हुकूमत भी थी, इदारे भी थे इसमें, आपके हर शहरी ने तावन किया, बहुत से इदारों ने तावन किया। अच्छा मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह अभी रियल स्टेट के जो तमाम दुनिया के मुल्क देखे जाते हैं कि वो रियल स्टेट के होल्डर जो होते हैं, स्टॉक जैसे कहते हैं स्टेक होल्डर, उनके साथ बैठ के वो मुल्क के जो मामलात हैं, मुल्क का निज़ाम, उनके साथ बैठ के वो चलाते हैं। यहाँ उल्टी निज़ाम है, पहले गवर्नमेंट PTI की आई, उसके उनके साथ उनके ताजरों के मसला बने, आपने मसले हल किए। अब गवर्नमेंट ये है, ये भी उन पे इसी तरह वो जोर डाली। आप क्या कहते हैं सर? देखिए ना, बात यह है कि जब एक ऐसे नाअहल शख्स को घर का सर बना दें, महल्ले का सर बना दें, किसी कमेटी का सर बना दें, किसी तंजीम का सर बना दें, जो करप्ट होगा, जो ज़बरदस्ती आगे बैठ जाए, उसने कैसे रिलीफ देना है किसी को? भुट्टो साहब आप देखें, रियलिटी पे जाएं कि एक मुंतखब हुकूमत जो होती है वो आवाम के वोटों से मुंतखब कहता है। और खान साहब को जब उन्होंने ये हुकूमत गई तो खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराने का क्यों मुतालबा किया गया? कि वाम जिसको मुंतखब करेगी, वाम जिसको चाहेगी वो उसको वो लाएंगे। क्यों? जब वो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आएगा तो फिर क्या होगा? फिर वो आवाम के बारे में सोचेगा, फिर वो हर शोबा ज़िंदगी के बारे में सोचेगा। अब इन्हें तो यही बात है, एक वो ज़बरदस्ती मसलत किया गया। अब इन्हें क्या मसाइल का पता ही नहीं कि रियल इस्टेट के लोग किस हाल में हैं या आम पब्लिक किस हाल में हैं। महंगाई की वजह से एक आम शख्स जो आम सारफ है उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से हमारा नारा था कि इस जो गवर्नमेंट हमें ना मंजूर है, इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन जब होंगे तो जो आवाम जिस भी पार्टी को मुंतखब करेगी तो वो पार्टी जब मुंतखब होकर आएगी तो लोग वो फिर आवाम का सोचेंगे वो। अच्छा मलिक ज़हीर रवान साहब, जिस तरह सब्सिडी की बात की जाती है, आपकी गवर्नमेंट ने भी
जो है गंदम पे सब्सिडी दी, अब जो है ये गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हम डिजिटल जो सब इसको किया जाए, इसको सब्सिडी जो दी जाए। क्या आप समझते नहीं कि सब्सिडी जो है ये मसले का हल नहीं है? देखिए भट्टो साहब, इसमें इमरान खान साहब ने उनकी शुरू से आप जब से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की और ख़ास करके पिछले 5-6 सालों के अंदर उन्होंने, अगर आप देखें तो उन्होंने 2 बातों पर बड़ा फोकस किया। सब्सिडी जो आप कह रहे हैं ना, सब्सिडी देने से मसला हल हो जाएगा, कभी हल नहीं होगा। जी जी। 2 बातें जो मैं खान साहब की यहाँ कोट कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी तकरीरों में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, उन्होंने आउट ऑफ तकरीरों में भी कहा कि पाकिस्तान को इस पोजीशन से निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सब्सिडी देने से मसला हल होगा। जी जी। मैं बीइंग एक एडवोकेट, मेरी राय ये है कि 2 चीज़ें जो खान साहब ने कही मैं उन पर एग्री करता हूँ। लेकिन एक तो अदारों के अंदर और हर जगह जो करप्शन हो रही है, करप्शन को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप करप्शन करने वालों को सज़ा नहीं देंगे, जो सरकारी इदारों के अंदर जो फंड इस तरीके से खाया जाता है, मतलब हर महकमे के अंदर हुकूमत के ऊपर आला अफसरान से लेकर नीचे तक करप्शन को कंट्रोल करें। और दूसरे नंबर पे जो पैसा नाजायज़ तरीके से बैरून मुल्क पड़ा हुआ है, उस पर भी खान साहब ने कहा कि, बल्कि आपने पढ़ा होगा कि इनके अपने वज़ीर की मैं नाम भूल गया हूँ, उसने कहा था कि जी हमें आखिरी दिनों में हुकूमत क्यों हमने ख़त्म की कि हमें खदशा था कि खान साहब अपनी मर्ज़ी के जज बना के हमें करप्शन पे सज़ा दिलवाएंगे। और खान साहब ने शुरू में कहा जी कि हम बैरून मुल्क जो पैसे पड़े हुए हैं, जो नाजायज़ पैसा है इन लीडरान का, इन चोरों का, वहाँ से लाएंगे और जब वो पैसा पाकिस्तान आएगा, अरबों रुपए का पैसा पड़ा हुआ है जो नाजायज़ तरीके से करप्शन करके वहाँ डाला गया। तो जब 2 चीज़ें, करप्शन ख़त्म होगी और बैरून मुल्क जो नाजायज़ पैसा पाकिस्तानियों का जो हिस्सा था, जिनकी खून पसीने की कमाई थी, उसको पाकिस्तान ले आएँ, ये 2 काम कर लें, मेरा यकीन ईमान कहता है कि पाकिस्तान अपने पाँव में खड़ा हो जाएगा। अच्छा मलिक साहब, आपकी गवर्नमेंट में भी ऐसे जो पीटीआई रहनुमा थे उन पर केस बने, पर उनका भी कोई हल नहीं निकला, और ना ही आपके दौर में ये नून लीग पे जो केस चले, वो तो कहते हैं हमें तो ये सियासी तौर पर जो है इसमें, इस पे आप क्या कहते हैं? सर देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखें कि जो है ना पीडीएम की बात कर रहे हैं या नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं या मरियम की बात कर रहे हैं, जरदारी की बात कर रहे हैं, इन पे जो केसेस बने हैं वो आप देखें वो जो पीटीआई के दौर में नहीं बनाए गए। जी जी। कोई 1-2 केस शायद, मतलब मेरी नॉलेज में कमी है, लेकिन 90% जो केसेस हैं वो सारे के सारे पिछले 10 सालों के, मुशर्रफ दौर के पिछले 20 सालों के बने हुए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मतलब आवाम को गुमराह करने के लिए और अपने आप को मजलूम बनाने के लिए कर रहे हैं। मतलब 95% केसेस जो हैं वो आप रिकॉर्ड, अगर मुझे मौका देंगे तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको उसका रिकॉर्ड दिखा दूंगा। वो सारे केसेस तो पिछले चल रहे हैं। खान साहब को 2018 में हुकूमत मिली। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट में जो केस बनाए गए, जिस तरह जहांगीर तरीन हो गया, अलीम खान हो गया, इसके अलावा अभी उन्होंने गवर्नमेंट जो है समान जो हमारे वज़ीर आला पंजाब थे समान बजदार, उस पर भी केस चल रहे, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए नहीं, मुझे बताएं कि मैं ये नहीं कि पीटीआई से मेरा तल्लक है और मैं खान साहब का बड़ा चाहने वाला हूँ। एक सवाल मैं बल्कि आपसे करता हूँ, मुझे बताएं कि आप एक साफ़ी होने के नाते ये बताएं कि किस गवर्नमेंट में नवाज शरीफ भी इक़्तिदार में आया, जरदारी भी आया, जिसने अपने दौरे हुकूमत में, यानी गवर्नमेंट मौजूद है जी जी, और अपने किसी वज़ीर के ऊपर उसका केस बना हो और उसने उसकी सपोर्ट की हो या ना की हो। लेकिन जहांगीर तरीन के बारे में अगर आप कहें तो खान साहब का बड़ा क्लोज फ्रेंड था, और आपने देखा जब चीनी स्कैंडल बना तो खान साहब ने उसकी सपोर्ट नहीं की, वो आपके सामने था। अलीम अब्बासी जो था, अलीम जो खान था, वो गिरफ्तार हुआ, उस पर जब केस बना कोई सपोर्ट नहीं की। खान साहब देखे ना, शुरू उनका नजरिया है, उनका मोटो है कि मैंने चोरों की सपोर्ट नहीं करनी। अच्छा, प्रोग्राम के हम लास्ट में तो इन जो केस बनाए गए इसका कोई हल निकला? मेरा ये सवाल है आपसे कि इसका कोई हल निकला? किसी पे भी बना, किसी पे नून लीग पे बना, अगर पीपल पार्टी पे बना, अगर पीटीआई पे बना, उसका कोई हल निकला, उसका कोई रिजल्ट सामने आया? देखिए सर, इसमें केसेस ऑलरेडी अदालतों में चल रहे हैं, ज़ेर समाअत हैं कि अब उसमें तो जरी बात है, एक प्रोसीजर होता है अदालतों में, उसको फॉलो करना पड़ता है, और बहुत सी केसेस का फैसला भी आया और बहुत सी केसेस भी ज़ेर समाअत हैं। वो तो एक प्रोसीजर के तहत, जैसे मैंने कहा, अदालतों में जो कोर्ट्स होती हैं वो एक प्रोसीजर के तहत चल रही होती हैं, तो उसमें इंशाल्लाह फैसला भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि खान साहब की जो सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अपने वज़ीरों को भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी अगर ये करप्ट हैं, अगर उन्होंने गलती कर हैं या मतलब उसमें करप्शन की है तो इनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा मलिक ज़हीर वान साहब, आप प्रोग्राम के लास्ट में क्या मैसेज देंगे आवाम को?
देखें नहीं, मेरा इसमें पैगाम यह है कि आप आवाम अपनी आंखें खोल लें, अपने आप को अवेयर करें, इन चोरों से निजात दिलाने के लिए खान साहब का साथ दें और आगे बढ़ें। और ये मुल्क हमारा है, ये जो ऊपर मसलत जो हुक्मरान हैं इनसे छुटकारा तब मिल सकता है जब हम आगे निकलेंगे। अगर आप घर बैठ कर देखते रहेंगे तो कभी भी आप या आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो हर शहरी को का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क की तरक्की में और इस मुल्क को पुरअमन बनाने में, इसको तरक्की याफ्ता बनाने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। मलक ज़हीर अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम से रिजवान वट्टू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।